आधुनिक विश्व के चरवाहे। घुमंतु ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक नहीं पाते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। देश के कई हिस्सों में घुमंतु चरवाहों को हम जानवरों के छत आते जाते हैं देख सकते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियों का रेवड़ या झुंड होता है, तो किसी के पास ऊँट या अन्य मवेशी रहते हैं। चरवाहों को इतिहास की पुस्तक को बिगड़ी ही जगह मिल पाती है। जब भी हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे वह इतिहास की कक्षा हो या अर्थव्यवस्था, सिर्फ कृषि और उद्योग के बारे में ही पढ़ते हैं। कभी कभार इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने को ज़्यादा नहीं मिल पाता। मानो उनकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बरकबार समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। इन समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चरगाहों की तरह से भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। जैसे से समय बीता गया वे यहीं के होकर रह गए, यहीं बचे। उसके बाद में सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चरगाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊँची पहाड़ियाँ बर्फ से ढक जाती तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाले थे। जाड़ों में निचले इलाके में मिलने वाली सूखी झाड़ियाँ ही उनकी जानकारी की चारा बन जाती। अप्रैल को अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते गर्मियों के चरवाहे के लिए। इस सफ़र में कई परिवार काफिला बनाकर साथ चलते थे। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते कश्मीर की घाटी पहुँच जाती। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती, जमी हुई बर्फ की मोटी चादर उभरने लगती और चारों तरफ हरियाली छा जाती। इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भी भर जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते। इस बार भी आकर वापस अपने जाड़ों वाले ठिकानों की तरफ नीचे की ओर चल जाते। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जलने लगती तो वे निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते। पास के पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश की इस समुदाय को गद्दी कहते हैं। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते थे। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मी लाहौर और स्पीति में बिता देते। जब बर्फ की हल्की और ऊँचे दर्रे खुल जाते तो उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुँचे। सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते। वापसी में वे लाहौर और स्पीति के गाँव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते। इस बीच वे गर्मियों की फसलें काटते और सर्दियों की फसलों की बुआई करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ वे अपने रेवड़ लेकर शिवालिक की पहाड़ी जाड़ों वाले चारागाहों में चले जाते और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियाँ लेकर फिर दोबारा गर्मियों की चारागाहों की तरफ रवाना हो जाते हैं। गढ़वाल और कुमाऊँ के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों बुगियाल की तरफ चले जाते थे। इनमें से बहुत सारे हरे
भारी चारागाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू कश्मीर की उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में साल से बाद में भी यहीं बसे भाबर गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से में आसपास पाए जमीन शुष्क या सूखे जंगलों का इलाका है। बुग्याल ऊंची पहाड़ियों में स्थित घास का मैदान। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारागाह बदलते रहने का यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चारागाह समुदायों में दिखाई देता था। यहाँ के भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहों थे। ये सभी समुदाय मौसमी बदलाव के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों पर पड़ने वाले चारागाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब एक चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती तो किसी और चारागाह की तरफ चली जाती थी। इस आवाजाही चारागाह जरूर से ज़्यादा इस्तेमाल से बच जाती और दोबारा हरियाली और जिंदगी भी लौट आती थी। चारागाह सिर्फ पहाड़ों में नहीं रहते, ये पठारों में जाना और रेगिस्तानों में भी बड़ी संख्या में मौजूद थी। महाराष्ट्र का धंगर एक जाना माना चारागाह समुदाय है। 20वीं सदी की शुरुआत में धंगर समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। इनमें से ज़्यादातर डेरेड़िए ही चारागाह थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। ये बरसात के दिनों महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्धशुष्क इलाका था जहाँ बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ से कंटीली झाड़ी होती थी। बाजरे जैसी छोटी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं था। मानसून में यह पटरी जानवरों के लिए विशाल चारागाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास बाजरे की कटाई करते और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद भी कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डाल देते। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। कोंकण किसान भी इस चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। जिसमें ये कोंकण पहुँचे थे उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काट और अपने खेतों को रबी की फसल से दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। इनके मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई खड्डों को खाते और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी। कोंकण के साथ इनको चावल भी देते थे, जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाकों में ले जाते थे, क्योंकि वहाँ इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे। मानसून की बारिश शुरू होते ही ये कोंकण और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़े गीले मौसमी हालत को बर्दाश्त नहीं कर पाती। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से कटे पड़े थे। जमीन में मवेशी, भेड़ बकरियों और गरुड़ियों का ही बसेरा रहता था। यहाँ गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरमा और कुरुबा समुदाय भेड़ बकरियाँ पालते थे और हाथ के बुने कंबल बेचते थे। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत जानवरों का एक स्थान से दूसरा स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। सूखे महीने में वे तटीय इलाके की तरफ चले जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने के वापस चल देते थे। मानसून के दिनों तटीय इलाकों में जिस तरह के जल्दी हालत पैदा होते थे वे सिर्फ भैंसों को ही रात करते थे। ऐसे समय बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी था। चरवाहों में जाना पहचाना नाम तो बंजारों का है। बंजारों ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक जाते थे और तेल, अनाज और सारे बदले गाँव वाले तो फिर जानवर दूसरे के बीच बेचते जाते थे। वे जहाँ भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चारा करते रहते थे।
राजस्थान के रेगिस्तान में मेराइका राइका समझा जाता था। इस इलाके बारिश का कोई भरोसा नहीं था, होती भी थी तो बहुत कम, इसलिए खेती के ऊपर हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों को दूर दूर तक कोई फसल नहीं। इसके चलते राइका खेती के साथ चाहे हवा हो तो भी काम करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के राइका अपने गाँव में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वही चारा मिल जाता था। अक्टूबर आते थे ये चारागाह सूखने लगते थे, ये लोग नए चरगाह की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते हैं, अगली बरसात में ही वापस लौटते। इनका एक तबका कूट पाता था, जबकि कुछ भीड़ पकड़ना पाती थी। इस तरह चारागाह समुदाय की जिनकी कई चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच विचार कर आगे बढ़ती थी। उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेवड़ एक इलाके में कितने दिनों तक रह सकते हैं और उन्हें कहाँ पानी और चारागाह मिल सकते हैं। उन्हें न केवल एक इलाके में दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने का खुद मिल पाएगी और किन इलाकों से नहीं। सफ़र के दौरान उन्हें रास्ते पड़ने वाले गाँवों के किसानों से अच्छे संबंध बनाने पड़ते, ताकि उनके जानवर किसानों के तो घास चार से चार उनको उपजाऊ बनाते चले। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चारागाह ये सारे काम करने पड़ते थे।